ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा है वो हम करने वाले हैं अर्थनीति बनाम अनर्थ नीति। जो प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है शॉर्टकट की राजनीति का, तो फ्रीबी और शॉर्टकट की सियासत पर पीएम मोदी का आप संसद में भी प्रहार, अनर्थ नीति दिया करार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम ने शॉर्टकट की सियासत पर किया जबरदस्त प्रहार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्कों की तबाह हुई अर्थव्यवस्था की ओर भी ध्यान दिलाया राजनीतिक दलों का। अर्थनीति बनाम अनर्थ नीति के जरिए विपक्षी दलों को नई पीढ़ी पर बढ़ते कर्ज के बोझ की ओर याद दिलाई। राजनीतिक दलों से पीएम मोदी ने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की जो नीति है उसको छोड़ने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में विपक्षी पार्टियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की लोक लुभावन वादों से सचेत किया है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए शासन के दौर में ही ओल्ड पेंशन स्कीम के बदले न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। गैर बीजेपी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने लेकिन फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल में फ्रीबी और कर्नाटक और महाराष्ट्र में ओपीएस लागू करने का वादा है। हिमाचल में ओपीएस लागू कर चुकी है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ओपीएस लागू करने की नीति को बेतुका बताया है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि राज्यों को दिवालिया कर देगी ये पुरानी पेंशन योजना। याद कीजिए, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान होते थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बढ़ी है फंड जुटाने की बड़ी चुनौती। सरकार के खजाने पर भारी पड़ेगा ओपीएस का बोझ, रोकना पड़ेगा कई प्रोजेक्ट। लेकिन शॉर्टकट की सियासत में राजनीतिक दलों ने इसकी जिम्मेदारी आने वाली सरकार पर डाल दी है। उन्हें लगता है कि उन्हें तो देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि दरअसल इन राज्यों में अभी ओपीएस लागू हो रहा है तो 5-10 साल के बाद ही कर्मचारियों को पेंशन देना होगा। तो वो सोच रहे हैं कि जो सत्ता में आएंगे वो भुगतेंगे। शॉर्टकट और फ्रीबी की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने फ्रीबी को लेकर हुई घोषणा का रेवेन्यू मॉडल जनता के बीच रखने की अपील की थी राजनीतिक दलों से। शॉर्टकट की सियासत हानिकारक है। फ्री बिजली से पंजाब के बिजली बोर्ड पर बढ़ा हजारों करोड़ का कर। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दे रखी है। तो सवाल यह है कि क्या महज सत्ता हथियाने के लिए लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है कुछ दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, दलों के द्वारा। चादर से ज्यादा पैर फैलाने का क्या नतीजा होता है वो देख रहे हैं हम। पाकिस्तान किस तरह तबाह हुआ है। तो समय से पहले ही सचेत होने की जरूरत है और यही सचेत करने का काम प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और कल उन्होंने राज्यसभा में भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया और जबरदस्त ढंग से अपनी बात रखी। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने जो इस मुद्दे पर कहा उसे पहले सुन लेते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवाय कुछ सोचते ही नहीं है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं। मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए
अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। तो प्रधानमंत्री ने बड़े ही मजबूत शब्दों में ये बात एक बार फिर से रखी है राज्यसभा के अंदर कि ये जो नीति है शॉर्टकट वाली, ये तबाह कर देगी और इसका नजारा हम देख रहे हैं आसपास के देशों में। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, और साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नीरज मिश्रा जी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी और कौशल कांत जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। सबसे पहले विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब उन्होंने और ज्यादा इस मुद्दे को पैनापन दिया है ये कह करके कि ये अर्थनीति की जगह अनर्थ नीति हो रही है, और क्या प्रधानमंत्री की इन बातों पर राजनीतिक दल गंभीरता से विचार करेंगे ताकि हमारे देश की हालत या हमारे देश के कुछ राज्यों की हालत वैसी ना हो जाए जो हम आसपास के देशों में देख रहे हैं कैसी तबाही मची हुई है? लाल जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, आप ये देखिए अर्थनीति बनाम अनर्थ नीति पे उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा है, वो बात पूरे देश को समझनी चाहिए जी। उन्होंने कहा कि ये अर्थनीति की जिसको समझ नहीं है और ये जो कोशिश में लगे हुए हैं उसका ताजा उदाहरण आज आप राजस्थान में देख सकते हैं कि आज राजस्थान में क्या हुआ। कि आप ये देखिए कि राजस्थान का जो ये बजट सत्र में जब सीएम अशोक गहलोत बजट पढ़ रहे थे, वो इस बजट पढ़ते पढ़ते पिछले साल का बजट को उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो आप ये बताइए कि सवाल ये है कि उस बजट को बाद में बताया गया, जो कहा गया है कि राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने कहा ये टेक्निकल एरर था। लेकिन ये एक सीरियसनेस दिखाता है। जो विपक्ष का आरोप है कि आप सीरियस नहीं है, जब आप अर्थनीति बनाते हैं राज्यों को लेके तो आप बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। आपका फोकस सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है या सत्ता में आना होता है, और उस चीज का आपने एक उदाहरण अभी 4 घंटा पहले आपने देखा है राजस्थान के विधानसभा में जी। तो सवाल ये है कि आप जब अब आप देखिए कि उसी बजट में जो कुछ तारीफें भी हो रही है उस बजट के लिए, बात जो मैं छोटी बात कर दूं उसमें कुछ बात उसमें जोड़ दूं हाइलाइट्स में, तो उस बजट में सारे फ्रीबी की बात कही गई है। क्योंकि इसी साल में राजस्थान को असेंबली के इलेक्शन में जाना है, तो वहां महिलाओं को बस की फ्री की गई है, वहां 200 से 300 बिजली यूनिट फ्री कहा गया है। वहां उसी बजट में इस बार कहा गया है कि ये इस बार जो है वो सारे पेंशन, सारे सामाजिक पेंशन लागू होंगे। उसी में कहा गया है कि युवाओं को जो है वो भत्ता मिलेगा। तो ये सारी चीज करते समय में क्या आपके पास क्या वो रेवेन्यू मॉडल है जो आप करने जा रहे हैं? ठीक है। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के मोदी ने जो बात उठाया है अर्थनीति बनाम अनर्थ नीति का, जो ओपीएस की बात वो कह रहे थे, अभी हिमाचल में सरकार ने आते ही कांग्रेस ने कहा था कि हम पहले कैबिनेट में इसका ओपीएस का डिसीजन लेंगे। कितनी जल्दी थी उनकी कि पहले कैबिनेट में डिसीजन लेंगे। उस हिमाचल में जिसका रिसोर्सेज एकदम छोटा है, उसका पूरा रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म पे है या बागवानी पे है, कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा रेवेन्यू का मॉडल वहां नहीं है जी जी। तो उस हालत में आप एक सिंपल आप इस फॉर्मूले, इस स्टैटिस्टिक्स को देखिए कि अगर हिमाचल प्रदेश के 100 रुपए की आमदनी में उसका 30 रुपए के लगभग जो है खर्च उसका सैलरी पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा और स्टेट, पहाड़ी स्टेट में देखें कि वहां पे एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय। 30 रुपए उसके 100 रुपए में आप देखिए कि एम्प्लॉय के सैलरी पे खर्च है। उसके बाद 15 रुपया जो बचता है उसमें उसका पेंशन पे खर्च होता है। 7 रुपया उसका इंटरेस्ट पे खर्चा होता है, और 11 रुपया जो है उसका रिपेमेंट जो इंटरेस्ट का है उस पे खर्च होता है। 9 रुपया जो है उसका वो जो बोर्ड है, निकाय है, उस पे खर्च होता है जी। तो बताइए राज्य के डेवलपमेंट के लिए आम लोगों के डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा बच जाता है? 17 से 18 रुपया बच जाता है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसी मॉडल को समझने की जरूरत है कि आप इसके बाद करेंगे क्या? या तो आप कर्ज लेंगे, अगर 1 लाख रुपए का कर्ज इसी बजट के बाद में लगभग 75,000 कर्ज की बात की है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो आप सिर्फ कर्ज बढ़ाएंगे। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये जो ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत का जो फॉर्मूला है ये आप अगली पीढ़ी पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस ओपीएस का जो ये फायदा या नुकसान है वो अगली पीढ़ी को झेलना है। लौटता हूं आपके पास और जो सवाल आपने उठाए हैं उसमें निश्चित तौर पर मुझे लगता है नीरज जी पहले जवाब देना चाहेंगे। नीरज जी बताइए कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बहुत ही तेज तर्रार अर्थशास्त्री, बड़ी उनकी पहचान है,
और यूपीए के दौरान, मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान ओपीएस की जगह एनपीएस लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन अब आपकी जो राज्य की सरकारें हैं वो एक एक करके ये कर रही हैं, और मोंटेक सिंह अहलूवालिया कह रहे हैं कि ये तो राज्यों को दिवालिया बना देगा ये इस तरह की योजना। तो आखिर इस तरह की सियासत क्यों? लालचंद्र जी, पहले तो संपादक जी से मैं एक बार ये सवाल पूछ लूं। पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में इन्होंने कहा कि आज उन्होंने गलत बजट पढ़ा, तो एक बार ये भी देश की जनता को बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के 21 घंटे के भाषण का जो उनका समय था उसमें 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ा दिए। तो ये भी जरा बता दीजिए कि नल जल में 8 करोड़ लाभार्थी हैं कि 11 करोड़, क्योंकि ऐसी हल्की बात करके हम लोग निकल जाएं और दूसरे की गलती ना बताएं, उसका फायदा नहीं। देखिए, अंग्रेजी में लालचंद्र जी एक बड़ी अच्छी कहावत है, थिंकिंग आउट लाउड। आप जो मन में सोच रहे होते हैं उसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जो राज्यसभा का भाषण था वो अपनी सरकारों के बारे में सोच रहे थे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं समझिए, जब 2014 में यूपीए की सरकार सत्ता से गई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो एक व्यक्ति ऊपर जो फिस्कल एक्सपोजर था, जो कर्जा था, अगर उसको आप सरल भाषा में समझे तो वो 75,000 रुपए का था। आज 9 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति इस देश के उसके ऊपर 2.25 लाख रुपए का कर्जा है। नीरज जी, वित्तीय आंकड़ों पर हम लोग चर्चा करते रहे, आगे भी करेंगे। मैंने जो आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बारे में पूछा है और जिस तरह से आपकी सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रही हैं, और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी कह दूं कि हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट आई थी कि सरकारी कार्यालयों को बंद करने की नौबत आ रही है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी जाकर के कर्नाटक में कहती हैं कि महिलाओं के खाते में इतने 2,000 या 1,500 रुपए देंगे महीने में। इस तरह की चीजें जो आम आदमी पार्टी वाली नीतियां हैं उस पर जिस तरह एक जिम्मेदार और बड़ी पार्टी कांग्रेस जा रही है, आपके अपने अर्थशास्त्री उससे अलग एकदम बिल्कुल विपरीत राय रख रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। लालचंद्र जी, देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है जी, उसके अंदर एक बड़ा सटीक शब्द है जिसको कहा गया सोशलिस्ट। ठीक है, हम लोग समाजवादी सरकार हैं। हाँ। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी का इस देश का, हाँ, जिसको आर्थिक, सोशल और एक इकोसिस्टम की जरूरत है जिसके अंदर वो आगे बढ़ सके, उसके लिए काम करना तो जरूरी है लालचंद्र जी, सरकारों का ही काम है। हम लोग अगर अपने सोशलिस्ट इकोसिस्टम को अगर कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, जैसे कि देखिए इसी बजट में लालचंद जी जरा एक बार जरा पूछ लीजिए नीरज जी को कि इनका जो सोशलिस्ट इकोसिस्टम था उसको नरसिंह राव ने क्यों बदल दिया? मैं वही कहने वाला था कि कितनी बार हम लोग यू टर्न लेंगे। हमने पहले उदारीकरण किया और अब हम सोशलिज्म के तहत जाकर के अकाउंट में पैसे डालेंगे और एनपीएस से याद दिला दीजिए एक बार कि ये सोशलिस्ट इकोसिस्टम जो नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी वही मैं भी कहने वाला था कि उसको नरसिंह राव ने क्यों बदल दिया? कितनी बार हम टर्न लेंगे नीरज जी? देखिए लालचंद्र जी, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो आपकी हमेशा एक दिशा में नहीं हो सकती। अच्छा, आपको वैश्विक नियमों को देखते हुए, वैश्विक स्थिति को देखते हुए आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज लाना पड़ता है। आप देखिए, मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था, आपने इस बजट के अंदर शिक्षा का बजट कम किया है, आपने हेल्थ केयर का बजट कम किया है, आपने रूरल अर्बन गारंटी स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट मनरेगा उसका बजट कम किया है, आपने इंसेंटिव बढ़ाया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। तो आप जो सवाल हम उठा रहे हैं उस पर आई है, हाँ, उस पर जो है लालचंद जी बस एक सेकेंड। हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना कि स्टेट्स की हालत बाकी देशों की तरह होगी, तो बाकी देशों की तरह इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आज केंद्र की सरकार उद्योगपतियों को, अच्छा, केंद्र सरकार की वजह से होगी, आप ये कह रहे हैं। कौशल जी को चर्चा में ला रहा हूं मैं। कौशल जी कह रहे हैं कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया जिस तबाही की बात कर रहे हैं ना, वो तबाही राज्यों की वजह से नहीं, केंद्र की वजह से आएगी तो उस रास्ते पर चल के जरूर ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं केंद्र की वजह से आएगी। मैं बहुत देर से सुन रहा था। मैं अपने दोस्त से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि 2014 के पहले भारत को गुना जाता था इकोनॉमी में 5 फ्रेजाइल कंट्री होते थे, उसमें भारत देश का नाम आता था। आज इसी इकोनॉमिक पॉलिसीज हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन गए। ये किसकी, ये इसी तरह आ रहा हूं नीरज जी।
आप बताइए ना, ये फैक्ट है ना। फ्रेजाइल 5 ग्रुप में इंडिया आता था, आज हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन गए हैं। सर देखिए प्लीज, नीरज जी इनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। नीरज जी पहले इनका जवाब सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हाँ बोलिए कौशल जी। मैं, नीरज जी ने बोला, सबने बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं उम्मीद करता हूं सब सभ्यता से रहेंगे, ठीक। तो फ्रेजाइल 5 से 5th इकोनॉमी बनाने में इसी इकोनॉमिक पॉलिसी का हाथ है। और जो मेरे मित्र बता रहे थे, इन्होंने जब से देश आजाद हुआ है तब से 70% से ज्यादा टाइम कांग्रेस सरकार राज करती रही थी। उसके बाद भी आज हमें 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। ये पॉलिसी थी इनकी। गरीबी हटाओ का नारा दे दे करके हर बार एक परिवार की गरीबी हटाते रहे और देश के गरीब बढ़ाते रहे। इस तरीके की बात करते हैं। आज देश में 108 यूनिकॉर्न है। एनर्जी कंपनसेशन में हम 3rd नंबर पे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम 4थे नंबर पे आते हैं। ठीक है कौशल जी, ये तमाम आंकड़े हैं। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। एजुकेशन और हेल्थ का इन्होंने बात की। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, एजुकेशन और हेल्थ थोड़ा जान लीजिए नीरज जी, ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं और इसके लिए भी केंद्र ने इतना बजट दिया है, बाकी स्टेट वाले कुछ करेंगे। और अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज जब इनके यहाँ सरकार थी 2014 के पहले, तो बेरोजगारी दर और महंगाई दर दोनों डबल डिजिट में चलते थे। आज भी देश की बेरोजगारी दर 7% है, राजस्थान की बेरोजगारी दर 27% है। ये कांग्रेस का शासन है। चलिए एक सवाल का जवाब आप ये दीजिए कौशल जी, एक सवाल का जवाब आपसे ये हम लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से पूछा है, एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी इस पर क्या रुख लेने वाली है? किस पे? फ्रीबी पॉलिसी, शॉर्टकट की राजनीति और फ्रीबी की राजनीति पर। फ्रीबी की राजनीति में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फ्रीबी की राजनीति हम नहीं करते हैं। और ये जो 80 करोड़ लोगों का अनाज जा रहा है, ये कोविड की वजह से जा रहा है। जैसे ही कोविड का इफेक्ट खत्म होगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, जिस भी चीजें, जब फ्रीबी का मतलब आप समझिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम बच्चों को फ्री स्कूटर देंगे, आप उनको अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप वो चीजें जो मुफ्त में आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी उस ग्रुप को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिया जा सकता है। वीकर सेक्शन के लिए हम कुछ करें वो ठीक है, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए जब आप करते हैं तो फ्री भी आता है। जब आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करते हैं तब वो फ्री भी नहीं आता है। आप इसको ऐसे समझिए ना, हम किसी को अगर कोई बीमार है तो उसको छड़ी पकड़ाएं, वो फ्री भी नहीं है। लेकिन उस बीमार को छड़ी के साथ साथ हम क्या पूरी सोसाइटी को छड़ी बांट दें, ये फ्री भी है। चलिए ठीक है, आपने एक परिभाषा देने की कोशिश की है कि भाई जो कल्याणकारी व्यवस्था है और फ्री भी है, उसमें क्या अंतर है। मैं रुख करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी का और उसके बाद विनोद जी का भी रुख करूंगा। नीरज जी आप कुछ जवाब देना चाहते थे, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनोद जी के पास चलेंगे। लालचंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि मैं भाजपा प्रवक्ता की बात मानूं कि कोविड का असर इस इकोनॉमी पे खत्म हो गया, या देश की वित्त मंत्री का मैं मानूं, या इकोनॉमिक सर्वे का मानूं, या जो बरिश किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के ऊपर, इस इकोनॉमी के ऊपर कोविड का अब असर नहीं है। देखिए बात इतनी सी है, इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर की बात की। पिछले 3 साल के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो कंजम्पशन डिप आया है वो लगभग 30% का है। हम लोग उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे। शिक्षा के ऊपर जब इन्होंने कहा कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो पिछली बार से आज आप उसमें 15% का कट किया है। आपने स्कॉलरशिप्स बंद कर दी है, आपने देश के लोगों को मजबूत होने से रोकने का काम शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि बड़े-बड़े आंकड़ों पर ये जो अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े आंकड़े हैं ना, इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज जो ये शॉर्टकट वाली जो शॉर्ट सर्किट है, विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये इस मुद्दे को उठाया है और वो लगातार उठा रहे हैं, मतलब एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है प्रधानमंत्री जब इसको उठाते हैं। आप इस मुद्दे पर देख रहे हैं कि आगे चल करके कुछ नीति बनेगी, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप है, चुनाव आयोग भी हस्तक्षेप कर रही है, तो कुछ बनता हुआ दिख रहा है जिस तरह प्रधानमंत्री भी गंभीरता के साथ मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए लालचंद जी, आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे नीरज जी, वो आपके सवालों से भाग रहे थे। वो सवालों से इसलिए भाग रहे थे कि उनके नेता भी कल जो प्राइम मिनिस्टर
मोदी जब उस बात को एक गंभीर विषय कह के इस चर्चा को चाहते थे जी। कि सदन इसके लिए अटेंशन में हो और सदन हाँ। इस बात को सुने, हाँ। तो वहां उनके नेता जो है वो हल्ला कर रहे थे। हाँ। तो मतलब ये है कि ना उनके नेता को सुनना है, ना इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात की कोई भी चिंता है हाँ। कि आप देश के नई पीढ़ी के साथ में कैसे धोखा कर रहे हैं। हाँ। ये प्राइम मिनिस्टर ने ठीक जब है, कहा नीरज जी था, दीजिएगा तो जवाब। वो उन्होंने एक तरह आ से रहा हूं। उदाहरण दिया था अपने पड़ोसी मुल्कों का। हाँ बिल्कुल। पड़ोसी मुल्कों का उदाहरण देते हुए जब आप देखिए कि आपके सामने में कोविड के इस सिचुएशन में, महामारी के दौरान में दुनिया की हालत क्या है। हाँ आप ये देखिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ में आप भारत की आज की अर्थव्यवस्था को कंपैरिजन कीजिए। जब ये महंगाई और बेरोजगारी के डेटा लेके आते हैं नीरज जी और नीरज जी के सारे पार्टी के लोग, तो ये बात तो भूल जाते हैं कि किस सिचुएशन में भारत अपने को संघर्ष कर रहा है। और उस सिचुएशन की बात आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है कि IMF पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में IMF के जो सारे अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को लगातार इस बात को लेकर सलाह दे रहे हैं कि आप अपना जो रेवेन्यू मॉडल है उसको चेंज करो, कर्ज लेके कर्ज का जो डेवलपमेंट आपका है उसको बदलना होगा। आपको रेवेन्यू मॉडल में लोगों में टैक्स को लेके आना होगा। ठीक है, ठीक लोगों है। से जब टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, तभी आपको कोई कर्ज देगा। तो ये स्थिति को आप इनको मैं थोड़ा सा और इसका विस्तार में बता देता हूं कि इस चीज को कैसे आप देखिए कि पंजाब में देखिए। पंजाब में आज की तारीख में 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है जो इस बार के उसके बजट में उनका उन्होंने खुलासा किया है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब ये 3.5 लाख करोड़ के बजट के वाले पंजाब में वो कर क्या रहा, उसकी सरकार को आप देखिए कि वो फ्रीबी का जो स्कीम बिजली का लाए थे 300 यूनिट, जिसका वो पर्ची दिखाते हैं 0 यूनिट का, उसमें देखिए कि 97% जो पंजाब के कंज्यूमर्स हैं वो फ्रीबी में है आज। और इस 97% के आने के बाद उसका हुआ क्या है, पहला कंपल्सन जो बिजली बोर्ड का हुआ है उसने सारे सरकारी ऑफिस में प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है। बिल्कुल। और वो प्रीपेड मीटर के लगाने पे वो 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब की हालत क्योंकि वो ये लगाए कि कम से कम राज्य सरकार चोरी नहीं कर रहा है, सरकार के ऑफिस में चोरी नहीं हो। लेकिन आप इधर कर बिजली फ्री कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हर साल 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया उसका डिफिसिट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो वहां सरकारी कम से कम अखबार पढ़े और चीजों को दुरुस्त करें कि सारे बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे जाने वाले हैं पंजाब में, कि बिजली बोर्ड चलाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप वहां आई जीरो बिल का बजट दिखा के ले रहे हैं। तो ये जो पॉपुलरिज्म है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से लोगों को सचेत किया है कि आप नई दूसरी पीढ़ी जो है उस पर यह कर्ज का बोझ बढ़ा के आप अगर सत्ता में बने रहने की दावा करते हैं या सत्ता में आने की लालसा रखते हैं तो ये एक धोखा है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के रास्ते पर क्यों कांग्रेस पार्टी जा रही है, इस पर छोटा सा रिएक्शन नीरज जी का लेंगे, लेकिन पहले कौशल जी ये बताइए, हमारे देश में संघवादी व्यवस्था है और जिन राज्यों में मान लीजिए आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, विपक्ष की सरकारें हैं वो इस तरह से किए जा रही हैं, तो आप क्या कर पाएंगे बताइए। देखिए, ये तो देश की जनता को डिसाइड करना है कि उससे किसके साथ रहना है। जैसा कि अभी जनता का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जितना हो सकेगा, चाहे विपक्ष की भी सरकारें हों, चाहे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल को ले लीजिए, वहां का बजट हमारी सरकार न होने के बावजूद भी पिछले बजट से कम 5 to 7 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो सरकार, मोदी सरकार सबको बराबर देगी, जहां जरूरत हो वहां ज्यादा देगी, लेकिन ये जनता के में हम जा रहे हैं, जनता को मैंडेट लेना है, उन्हें किस सरकार को चुनना है और हम एक स्टेबल इकोनॉमी बना रहे हैं। हम आप देखिए, हम और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सरकार का मूड सिर्फ यह कि हम किसी तरीके से मोदी जी को हटाएं और अपनी सत्ता लाएं और 5 साल की जुगाड़ कर रहे हैं, जबकि यहां मोदी जी पूरे गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हैं। 75 साल के बाद का 100 साल का पूरा विजन है उनका। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रनीति कर रहे हैं, राष्ट्र के मन बनाने के लिए। लाल जी, एक सवाल आप नीरज जी को पूछिए कि ये ओपीएस उन्हीं के सरकार में आई थी, तो उस पे ये एनपीएस की क्या पहला ही सवाल पूछा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इनको पूछिए, जवाब नहीं मिलेगा। मनटूक सिंह अहलूवालिया इस बात को बता रहे हैं कि ओपीएस में जब राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी होती थी और ये जो एनपीएस है उसमें उसको एक मार्केट से जोड़ा गया है ताकि उसका जो पैसा जमा है उसको उसके डिविडेंड के साथ में उसको मिले। अब अगर इस गारंटी के साथ में ये एनपीएस का है और लोग उस एनपीएस को पिछले 10-15 साल से स्वीकार किया है, तो आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वो हर स्टेट में जो चुनावी स्टेट है उसमें अपना पहला जो मैनिफेस्टो में नीरज जी आप ही को जवाब देना है, ओपीएस का क्यों होता है। नीरज जी जवाब दीजिए, और ये भी कि क्या आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलते रहेंगे आगे भी।
लालचंद्र जी, हाँ एक हिंदी में कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हाँ। ये पाकिस्तान का नजारा दिखा के डरा तो देते हैं, नहीं, बगल में लेकिन और बांग्लादेश पड़ोसी की जो देश स्थिति भी है, बदहाल हुआ था। वो श्रीलंका देख लीजिए, सुनिए ना, श्रीलंका वो बांग्लादेश की स्थिति बताइए। हाँ, और हाँ। श्रीलंका भी जो बैंकरप्ट हुआ, श्रीलंका देख उसमें भी लीजिए, माननीय शायद प्रधानमंत्री वेनेजुला जी का देख हाथ लीजिए। था, हाँ। क्योंकि जेपीसी के सामने वहां कहा गया कि उन्होंने प्रेशराइज करके एक प्रोजेक्ट किसी बड़े उद्योगपति को दिला दिया। हाँ। उस बस सब बात को अच्छा, छोड़ते चलिए, हुए, NPS देखिए, वर्सेस पिछले 9 OPS साल का की जवाब दे दीजिए। जो आर्थिक नीति है, जी मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, पिछले जो 9 साल की इकोनॉमिक नीति है, हाँ। वो बिल्कुल फेल रही है। आज आम आदमी की जेब में पैसा नहीं और है, फिर भी और जब इकोनॉमी तक में आपकी पांचवी जेब में इकोनॉमी बन पैसा गया। नहीं रहेगा, हाँ। तब तक नीरज आप जी, इसका भी जवाब दीजिए सुनिए ना, ना, पांचवी इकोनॉमी कैसे बन गया? उसका फ्रेजाइल जी, फाइव उसका से अच्छा, शत मोंटेक सिंह अहलूवालिया से आप सहमत नहीं है नीरज जी? आपकी उसका पार्टी 100% आज क्रेडिट कांग्रेस मोंटेक की सिंह तरफ को अहलूवालिया जाता जैसे है, अर्थशास्त्री क्योंकि से 18 सहमत पर नहीं बता है। जी। दीजिए हाँ, नीरज जी, चलिए, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, अब देखिए कि आगे चल करके ये मुद्दा, आगे चल करके ये लालचंद्र मुद्दा जी, क्या मैं मोड़ आपको लेता है। मजेदार बात प्रधानमंत्री बताता तो हूं। बार बार उठा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने जो बात कही है उस पर सारे पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री ने भी बात रखी है, सब लोग जरूर सोचेंगे और उसका उसी हिसाब से अपनी नीतियां बनाएंगे। अभी समय समाप्त हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, लेकिन करेंगे कभी चर्चा जरूर। नीरज जी जरूर करेंगे आगे भी चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। कौशल जी आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर थी कि अर्थनीति बनाम अनर्थनीति का जो मुद्दा है उसमें आगे चल करके क्या होना है, क्या राजनीतिक पार्टियां सबक लेंगी। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुख करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों का।